Good morning, students. Today we will start chapter The Rise of Nationalism in Europe of History, class 10th. एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने साल 1848 में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया के अपने सपने की कल्पना करते हुए 4 प्रिंटों की अपनी एक श्रृंखला तैयार की थी। उनके पहले प्रिंट में यूरोप और अमेरिका के लोगों को एक लंबी ट्रेन में चलते हुए दिखाया गया है। ये देख रहे हैं एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें सभी नेशंस डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स होंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय आर्टिस्ट ने लिबर्टी को फीमेल स्टैचू का रूप दिया था, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है जो ज्ञान का प्रतीक है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। यूरोप और अमेरिका के लोग अपने हाथों में फ्लैग्स लिए हुए हैं और बड़ी श्रद्धा से अपने भक्ति भाव को स्टैचू ऑफ लिबर्टी को समर्पित कर रहे हैं। स्वर्ग से जीसस, सेंट्स, एंजल्स इन्हें आशीर्वाद देते हुए फ्रैटर्निटी का मैसेज दे रहे हैं, मीन्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और इसके सामने ये सिंबल्स हैं मोनार्की के, जिसे अब लोगों ने पूरी तरह से छोड़ दिया है। इस विजन से आर्टिस्ट अपने मनोभाव बताने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है कि अब लोगों को ईश्वर से थॉट मिला है, लिबर्टी और इक्वालिटी का। अब ये लोग अलग अलग भाषाओं और विचारों से हटकर एक होना चाहते हैं। एक ऐसा समय और एडमिनिस्ट्रेशन लाना चाहते हैं जहां एब्सोल्यूट पावर मीन्स राजाओं का राज नहीं होगा। एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां नर और नारी को समान अधिकार हो, जहां सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां सबके जीवन में खुशी और सुकून हो, जहां कोई भूखा ना मरे। ये लोग अब छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, एक प्रगतिशील राष्ट्र में जीना और रहना चाहते हैं। ये लोग जान गए हैं कि इंसान की शक्ति यूनिटी, एकता में है और इसी से वह जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यूरोप में क्या क्या बदलाव हुए, कैसे राजाओं का राज खत्म हुआ और कैसे देशभक्ति की भावना जागृत हुई। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में एजोक्यो नामक शहर में हुआ था, जो कॉर्सिका नामक द्वीप में बसा है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था, जिसके कारण इन्हें उत्तम शिक्षा मिली थी। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था। इनका संबंध एक कुलीन परिवार से था, जो फ्रांसीसी दरबार में कॉर्सिका का प्रतिनिधित्व करने का कार्य किया करते थे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सैन्य प्रमुख और सम्राट था, जिसने 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यूरोप के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी बहादुरी से विश्व के एक बड़े क्षेत्र में अपना साम्राज्य कायम किया था। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक सामान्य नागरिक की तरह की थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जीवन काल में कई क्रांतिकारी आंदोलन किए, जिनसे इन्हें कई उपलब्धियां हासिल भी हुई। नेपोलियन बोनापार्ट पूरे विश्व में फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने कई सार्थक प्रयास भी किए, परंतु वह इस कार्य में सफल नहीं हो सके। नेपोलियन बोनापार्ट को इतिहास का सबसे महान सेनापति के रूप में भी जाना जाता है। नेपोलियन ने अपनी प्रथम पत्नी जोसेफिन के निसंतान रहने पर ऑस्ट्रिया के सम्राट की पुत्री मैरी लुई से दूसरा विवाह किया था, जिससे उसे संतान प्राप्त हुई और पिता बन सका। नेपोलियन बोनापार्ट का ये मानना था कि संसार में कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस आत्मविश्वास के बल पर ही इन्होंने एल्प्स जैसे पहाड़ को पार करके अपने साहस का परिचय दिया था।
नेपोलियन कोड। शासक बनते ही नेपोलियन ने देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, प्रशासनिक, सैन्य और न्याय प्रणाली में आमूल सुधार किए। धार्मिक स्थिति को सुधारते हुए सर्वप्रथम नेपोलियन ने पादरियों के भ्रष्ट एवं अनैतिक चरित्र को सुधारने, चर्च के विशेष अधिकार को समाप्त करने, अंधविश्वास की आड़ में जनता को मूर्ख बनाकर लूटने वाले पादरियों की तथा चर्च की संपत्तियों को जब्त करने के लिए नया संविधान लागू किया। नेपोलियन संहिता को 1804 का फ्रांसीसी नागरिक संहिता भी कहा जाता है, जिसने इक्वालिटी बिफोर लॉ के विचार को पूरी तरह से लागू किया और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। इस कोड ने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया और किसानों को भूदासता और जागीर के बकाया से मुक्त कर दिया और साथ ही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में सुधार किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासनकाल में फ्रांस के सीमाओं को अन्य देशों से जोड़ने के लिए कई सड़कों का निर्माण करवाया था, जिससे फ्रांस में अनेक बांध एवं पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो सका। इसके अलावा उन्होंने यातायात व्यवस्था को बेहतर करने हेतु 200 से अधिक सड़कों का निर्माण भी कराया। केवल इतना ही नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट ने बाजार एवं नगरों को कलाकृतियों से सुसज्जित भी करवाया था, जिसका उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करना था। इन्होंने अपने जीवन काल में किसानों को सस्ते दरों पर भूमि उपलब्ध कराई थी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट की लोकप्रियता में भी तेजी से वृद्धि हुई। डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन के जीते हुए इलाकों में लोगों की नेपोलियन के प्रति मिलीजुली राय थी। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रसेल्स, मेंस, मिलान, वारसा जैसे शहरों में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत हुआ था, लेकिन समय के साथ बढ़ते हुए टैक्स, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए आर्मी में जबरन भर्ती से लोग नेपोलियन से नफरत करने लगे। नेपोलियन का सपना था कि यूरोप के सभी देशों को जीतकर फ्रांस की छत्रछाया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जाए। ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया को छोड़कर लगभग पूरा यूरोप फ्रांस के आधिपत्य में आ भी गया था। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रूस, स्पेन और पुर्तगाल सहित उस समय के सभी प्रमुख यूरोपीय देश नेपोलियन की पराजय के लिए कोशिश कर रहे थे। सन 1812 में रूस पर आक्रमण करके नेपोलियन को काफी नुकसान हुआ था और बहुत बड़ी संख्या में उसके सैनिकों के मारे जाने के कारण उसकी सेना दुर्बल हो गई थी। नेपोलियन के विरुद्ध एकजुट हुए देशों की सेनाओं ने लाइप्जिग में फ्रांसीसी सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया। 1814 में हुए इस युद्ध के बाद नेपोलियन को फ्रांसीसी सम्राट के पद का त्याग करना पड़ा। उसे एल्बा द्वीप पर जाकर एकाकी जीवन बिताने के लिए निर्वासित कर दिया गया। फ्रांस की गद्दी पर लुईस 18 को बिठाया गया। उधर नेपोलियन लगभग 10 महीने तक निर्वासित जीवन बिताने के बाद एल्बा द्वीप से भाग निकला और फ्रांस चला आया। उसने दोबारा गद्दी हथिया ली और सेना गठित की। उसका इरादा सेना गठित करके मित्र देशों की संयुक्त सेनाओं पर आक्रमण करने का था। अपना इरादा पूरा करने के लिए वह जून 1815 में सेना लेकर बेल्जियम के रास्ते चल पड़ा। ब्रसेल्स के निकट वाटरलू में ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया और रूस की संयुक्त सेनाओं के साथ उसका मुकाबला हुआ। लेकिन नेपोलियन को इतनी भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा कि वाटरलू उसके प्रसिद्ध युद्धों का अंतिम चरण साबित हुआ। नेपोलियन पेरिस भाग खड़ा हुआ। वह अब भी सेना का गठन कर युद्ध करना चाहता था, किंतु ब्रिटिश गुप्तचरों ने उसे कैद कर लिया। मित्र देशों के कई सेना अधिकारी उसे तोप से उड़ा देना चाहते थे,
किंतु वेलिंगटन जैसे वीर सेनापतियों के विरोध स्वरूप उसे दक्षिण अटलांटिक के सेंट हेलेना द्वीप में अकेला छोड़ दिया। अपनी पराजय से दुखी तथा पेट की एक भयंकर बीमारी के कारण 5 मई सन 1821 को नेपोलियन की मृत्यु हो गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। साल 1799 में राष्ट्रवाद फ्रांसीसी क्रांति के साथ आया और राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों के कारण राजाओं की शक्ति आम लोगों के हाथों में चली गई। लॉ पैट्री पितृभूमि और ले सिटियन नागरिक के विचारों से समाज को एक समान अधिकार देने की बात की गई। लोगों ने पुराने फ्लैग को हटाकर एक नए फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। नया नेशनल एंथम कंपोज किया गया। एस्टेट्स जनरल को चुना गया और उसको नाम मिला नेशनल असेंबली। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया। The making of nationalism in Europe. Lack of political identity. 18वीं मध्य में यूरोप के जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड राजशाहियों, डचियों और कैंटन्स में बटे हुए थे। पूर्वी और मध्य यूरोप राजाओं के अधिकार में थे। ये लोग अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का हिस्सेदार नहीं मानते थे। अक्सर ये लोग अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते थे और अलग अलग वर्गों में रहा करते थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग एम्पायर कई इलाकों में और छोटे छोटे जनसमूहों में बटा हुआ था। इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहां के कुलीन वर्ग जर्मन भाषा का उपयोग करते थे, जबकि हंगरी में आधे लोग मेगयार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। इन तरह तरह के वर्गों को आपस में बांधने वाला सिर्फ एक ही भाव था, अपने सम्राट के प्रति लॉयल्टी। एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूस्वामी एरिस्टोक्रेसी वर्ग महाद्वीप पर प्रमुख था। इस वर्ग के सदस्य जीवन के एक सामान्य तरीके से एकजुट थे और क्षेत्रीय विभाजनों को काटता था। वह ग्रामीण इलाकों और शहरों के घरों में संपदा के मालिक थे। इन्होंने कूटनीति और उच्च समाज के उद्देश्यों के लिए फ्रेंच भाषाएं बोली। इनके परिवार अक्सर शादी के बंधन से जुड़े होते थे। हालांकि ये शक्तिशाली वर्ग संख्या के रूप में एक छोटा समूह था, जबकि दूसरी ओर पश्चिमी और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार बढ़ा। इससे शहरों का विकास हुआ, जहां नए वर्गों का उदय हुआ। इस नए वर्ग का अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर आधारित था। एक कामकाजी वर्ग की आबादी और एक मध्यम वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और पेशेवरों से बना था, ने नए सामाजिक समूह का निर्माण किया। ये वह वर्ग था जिसने राष्ट्रीय एकता के विचारों को आकार दिया। लिबरलिज्म। लिबरलिज्म शब्द यानी उदारवाद लैटिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित था, जिसका अर्थ है आज़ाद। न्यू मिडिल क्लासेस के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सामने सबकी बराबरी। पॉलिटिकली उदारवादी एक ऐसी सरकार चाहते थे जो सहमति से बनी हो, एंड ऑफ एटोक्रेसी और चर्च के विशेष अधिकार पर भी बात करते थे और ये चाहते थे कि इन सब चीज़ों को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान
उभरते हुए मिडिल क्लासेस की ये ज़ोरदार मांग थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूयॉर्क जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती और बढ़ती थी, और एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेंस में 51.1 सेंटीमीटर, न्यूयॉर्क में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। ज़ोल्वेरिन 1834 में एक सीमा शुल्क संघ या ज़ोल्वेरिन का गठन किया गया था। पर्शिया की पहल पर और अधिकांश जर्मन राज्यों में शामिल हो गए। टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया गया और करेंसी की संख्या को 30 से घटाकर 2 कर दिया गया। रेलवे नेटवर्क के विकास ने गतिशीलता को और बढ़ाया। इसने एक तरह का आर्थिक राष्ट्रवाद पैदा किया, जिसने उस समय पनप रही राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत करने में मदद की। ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। नेपोलियन 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त शक्ति से हार गया था। नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद मीन्स कंजर्वेटिज्म का पालन करना चाहती थी। रूढ़िवादियों का मानना था कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित रखा जाना चाहिए। वह राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार के संरक्षण में विश्वास करते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश नेपोलियन द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में किए गए आधुनिकीकरण को भी बनाए रखना चाहते थे। रूढ़िवादियों का मानना था कि आधुनिकीकरण से पारंपरिक संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। ये माना जाता था कि एक आधुनिक सेना, एक कुशल नौकरशाही, एक गतिशील अर्थव्यवस्था और एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सेफरडम यूरोप के राजतंत्रों को मजबूती दे सकती है। ट्रीटी ऑफ वीना 1815। यूरोपीय शक्तियों ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने सन 1815 में वियना में यूरोप का समझौता करने के लिए एक मुलाकात की। ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने इस कांग्रेस के मेज़बान थे। इस बैठक में 1815 की विधि की संधि को तैयार किया गया, जिसके अनुसार बॉर्बन राजवंश को फिर से सत्ता में बहाल किया गया। भविष्य में फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। उदाहरण के लिए उत्तर में नेदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया। इसी तरह जैनियों को दक्षिण में पिडमोंट में जोड़ा गया। पर्शिया को अपनी पश्चिमी सीमाओं पर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र मिले और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली पर नियंत्रण दिया गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, जबकि पर्शिया को सैक्सोनी का एक हिस्सा दिया गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो एक जर्मन महासंघ स्थापित किया था, उसे बरकरार रखा गया। द क्लब ऑफ थिंकर्स। सन 1815 में स्थापित रूढ़िवादी सरकारें पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक थी। वह आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था
जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। किंतु इसके बावजूद लिबरल नेशनलिस्ट ने एक प्रमुख मुद्दा उठाया था, प्रेस की आज़ादी। क्लब ऑफ थिंकर्स 1820 के आसपास बनाया गया था। इस चित्र में आप देख रहे हैं, बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है, जिसमें लिखा है, इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। दूसरा, ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे मजल्स बांधे जाए। इस चित्र के द्वारा इन्होंने एक व्यंग प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जिसिप मैज़िनी सन 1807 में जियोनो में पैदा हुए जिसिप मैज़िनी एक इटालियन क्रांतिकारी थे। वह कार्बोनारी गुप्त समाज के सदस्य भी थे। 24 साल की उम्र में इन्हें 1831 में लिगुरिया में क्रांति का प्रयास करने के लिए निर्वासन में भेज दिया गया था, जिससे मैज़िनी ने मार्सेल में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप नामक भूमिगत समाजों की स्थापना की थी। इन समाजों ने उनके विचारों के प्रसार में मदद की। इसके बाद क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके विचारों को फैलाने के लिए कई यूरोपीय राज्यों में गुप्त समाजों का उदय हुआ। जिसिप मैज़िनी एक क्रांतिकारी के साथ साथ एक राजनीतिक, लेखक, वकील और एक पत्रकार भी थे। मैज़िनी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैज़िनी ने अतीत की महिमा पर जोर दिया और इतिहास की गौरवशाली उपलब्धियों को जनता के सामने पेश किया और उनमें राष्ट्र गौरव की भावना को पैदा किया। उनके इस परिश्रम के परिणाम स्वरूप इटली में राष्ट्रवाद का जन्म और प्रसार हुआ।